हेलो, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट ईयर 1986 में पास हुआ था, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में है, शुरू से ही हमारी संस्कृति में है। ये इवन अथर्ववेदा में ये मेंशन है कि अर्थ क्या है, हमारा स्वर्ग है, और इस स्वर्ग को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये मेंशन है कि प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करना जो नेचर को, वो ज़रूरी है, और उसके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के बगैर जो है लाइफ को एंजॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, ये इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका मेंशन है। तो दो इन्वायरमेंटल जो की प्रॉब्लम्स जो हैं, इश्यूज जो हैं, वो शुरू हुए थे 1960s में, जब देखा गया कि क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट की क्या थी, डिग्रेड हो रही थी, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा था लगा तेज़ी से, और वेजिटेशन का लॉस हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा था। तो इस तरह से 1960 में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी, और एक्सेसिव जो केमिकल्स हैं वो ऐड हो गए एटमॉस्फेयर में हैं, और फूड चेन पर भी इफ़ेक्ट पड़ने लगा, और इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए, जिसकी वजह से लाइफ को काफ़ी थ्रेट होने लगा। तो वर्ल्ड कम्युनिटी ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिसाइड किया और एक कॉन्फ्रेंस की 1970 जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पर की थी। ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट पर ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, स्ट्रांगली अपना मत भी रखा था इन्वायरमेंट के लिए, कंसर्न के लिए। और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस 1972 के बाद बहुत सारे लीगल स्टेप्स लिए गए ताकि इन्वायरमेंट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, ये इंडिया में फिर पार्लियामेंट में ये पास कराया गया। ये कब हुआ था? इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986। किस ईयर में? 1986 में ये पास किया गया एक्ट। और ये किस आर्टिकल के अंदर किया गया था? आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंडर ये पास हुआ है? आर्टिकल 253। कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस आर्टिकल में ये पास हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये बिल जो है, इसकी असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की ऑन 23 मई 1986 में। ये प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, और ये फोर्स में आया था 19 नवंबर 1986 में, जिसको आज हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EPA 1986। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के, वो क्या हैं कि प्रोटेक्शन करना है और इम्प्रूव करना है अपने इन्वायरमेंट को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था स्टॉकहोम में 1972 में, और उसमें ये एम था कि क्या करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को ठीक करना है, इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं उनको प्रिवेंट करना है, और क्या करना है कि प्रोवाइड स्पीडी एक्शन इन द इवेंट ऑफ, कि जिस तरह से कोई ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो कि कोई भी चीज़ किसी तरह की भी अगर कोई डेंजर हैं तो उनको मिनिमाइज़ करना है, और इन्वायरमेंट की सेफ्टी जो है वो इंश्योर करनी है, वो डिसाइड किया गया था स्टॉकहोम में, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। तो ये जो एक्ट है 1986, EPA एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एक्ट है जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोला जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, क्योंकि ये क्या है, इसमें सेंटर की पावर होती है, इसके साथ साथ स्टेट्स में भी जो एक्टिविटीज़ हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट के, जो भी लॉज हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं, जो भी प्रोविज़न हैं चाहे स्टेट के हैं या सेंटर के। और इसमें
जो वाटर एक्ट बनाया गया, एयर एक्ट क्या बनाया गया, उसके जो भी प्रोविज़न है वो ईपीए एक्ट 1986 में आते हैं, इंक्लूडेड हैं। इसलिए इसको जो मैक्सिमम जितने भी बाकी एक्ट हैं उनका जो सेंट्रिक एक्ट है वो कौन सा है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी वजह से इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोला जाता है। तो इसमें क्या किया गया था कि ये एक तो 1986 में ये हुआ, तो उसका कारण एक ये भी बड़ा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो कि एक वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में और वर्ल्ड में भी। हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिज़ास्टर था, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था, जो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो लीक हो गया था, जिससे हज़ारों लोगों की डेथ हुई थी और काफ़ी लोग वहाँ पर आज भी क्या हैं, उनमें काफ़ी डिसऑर्डर हैं और जख्मी भी हुए थे। तो 1985 में फिर एक साल बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी के ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो था उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, उसको बदला गया, चेंज किया गया और उसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं MOEF बनाया गया। किसको, ये अब की कौन से ईयर में, 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रखा गया और उनको ज़्यादा पावरें दी गई, विद ग्रेटर पावर्स। तो ये चीज़ की गई। तो ये एक्ट क्या करता है, बेसिकली डील करता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स होती हैं कि वो रूल्स बनाते हैं, एक्शन लेते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको पावर होती है कि वो अपॉइंटमेंट करें ऑफिसर्स की, ये जो इस एक्ट के साथ जो जुड़े होते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, उनको भी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ है कि इस एक्ट के अंडर पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं अगर इन्वायरमेंट को कोई जो भी लॉज हैं उनको वायलेट करता है, अगर इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है कोई, तो उसकी वायलेशन करती है, लॉ ब्रेक करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा है वगैरह वो भी डिसाइड करता है इस एक्ट में। तो ये जो ओरिजिन है इस एक्ट का वो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ एक्ट हैं वो भी पहले से ही मेंशन है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक्ट तो अभी आया 1986 में आया, लेकिन उससे पहले ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न कुछ जो है वो मेंशन थे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसमें आर्टिकल जो 48A है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आता है, और दूसरा आता है आर्टिकल 51AG जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और ये आर्टिकल्स, और इन्होंने पहले ही इसमें मेंशन है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली जो आर्टिकल 48A है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें ये इसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसमें क्या डिफाइन करता है ये आर्टिकल 48A कि स्टेट के लिए मैंडेटरी है, एंडेवियर है, ज़रूरी है कि वो क्या करे, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे, प्रोटेक्ट करे और सेफ करे, किसको, फॉरेस्ट को बचाए और वाइल्ड लाइफ जो कंट्री की है उसको भी बचाए। ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48A। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ में आता है 51AG, ये क्या कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि सारे सिटीजन जो हैं इंडिया के उनकी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करें नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट आता है उनको भी करना है प्रोटेक्ट और इम्प्रूव, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, तो बाकी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव भी करना है। और ये किसकी, ये हमारे सिटीजन जो भी हैं इंडिया के, उनकी ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ये पहले ही किया गया है एनवायरनमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये एडिड थे आर्टिकल्स। और जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं इन्वायरमेंट के साथ, राइट टू इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें कुछ है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 क्या है,
आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। सिंपल अगर हम बोलेंगे तो क्या है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ का क्या मतलब हो गया कि अगर हमें राइट है लाइफ का, जीने का हक है, तो अगर इन्वायरमेंट को कोई डिग्रेड करता है तो उसको हम रोक सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करे, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा तो उससे हमारी जो लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस वजह से आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा, उसमें भी मेंशन है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। इसके अलावा 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दिया हुआ है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम लाउड स्पीकर लगाएं और स्पीच को माने कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है और स्पीकर लगाएं, साउंड एम्पलीफायर लगाएं। तो इसलिए क्या है कि जो नॉइस पोल्यूशन होती है लाउड स्पीकर वगैरह के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी मेंशन किया गया है कि राइट टू स्पीच तो है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम लाउड स्पीकर लगा दें या एम्पलीफायर लगाकर नॉइस पोल्यूशन को फैलाएं। वो चीज़ मेंशन की गई है, नॉइस पोल्यूशन को हम नहीं फैला सकते, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। दूसरा आर्टिकल 91(a)(g) में, इसी 19 में एक आता है कि ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का कि वो अपना कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करे, ये ऑक्यूपेशन को चूज़ करे, ट्रेड करे, बिजनेस करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, बिजनेस करें जिसकी वजह से सोसाइटी की हेल्थ को नुकसान पहुँचे, जनरल पब्लिक को नुकसान पहुँचे। तो उसको जो है वो जो भी बिज़नेस करेगा, जो भी कोई प्रोफेशन में जाएगा, कोई बिज़नेस करेगा, ट्रेड करेगा, जॉब करेगा, उसके लिए उसको इन्वायरमेंट को ध्यान रखना होगा कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं है कि हेल्थ हैजर्ड्स वो जो है क्रिएट करे दूसरों लोगों के लिए, तो वो चीज़ नहीं कर सकते। उसके लिए वो प्रोफेशन कोई भी चूज़ कर सकता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो कोई किसी तरह का भी पोल्यूशन वगैरह या हेल्थ जो हैजर्ड्स हैं वो उनको ऐड करें इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे आ जाते हैं। ये थोड़े कुछ थे जो बैकग्राउंड थी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे वेदास में भी था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि मेंशन पहले ही करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हम स्पेसिफाई अब अगर आ जाएं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो कि 1986 में पास हुआ, तो इस एक्ट में 26 सेक्शंस हैं जो कि डिवाइडेड हैं इनटू 4 चैप्टर्स में। इसमें जनरली प्रीलिमिनरी जनरल पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या हैं वो भी हैं। प्रिवेंशन, कंट्रोल और एबेटमेंट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, वो चीज़ भी है इसमें दी हुई। मिसलेनियस भी कुछ हैं, मिक्स जो मल्टीपल चीज़ें हैं वो मेंशन है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में मेंशन है। हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। इसके अलावा कोई हम पेनल्टीज़ डालते हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है और वन बाई वन हम उनको पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट क्या है कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट की क्वालिटी को। तो ये एक है और इसमें कुछ जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के वो क्या क्या हैं कि जो डिसीज़न लिया गया था 1972 में जो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट पे जो हुई थी, ये उसमें जो डिसीज़न लिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करना एक चीज़ जो है। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टॉकहोम में जो भी ऑब्जेक्टिव रखे गए थे उनको इम्प्लीमेंट करना, एक हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। दूसरा क्या है कि कुछ लॉ देखिए कि जैसे एयर एक्ट 1981 में बन गया था, वाटर एक्ट जो है वो 1974 में बन गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में बन गया था। लेकिन ये जो एक्ट है जैसे एयर एक्ट है वो स्पेशली किसकी बात करता है, एयर पोल्यूशन की बात करता है, वाटर पोल्यूशन की वाटर एक्ट करता है, और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो बात करता है। तो इसके लिए एक जनरल लॉज भी चाहिए था जो ये सारे जो है एक्ट हैं उसके अंडर आ जाएं। इस वजह से जो है इस एक्ट को फ्रेम किया गया। और साथ ही साथ में ऐसी जो चीज़ें
जो कि एग्जिस्टिंग लॉज में, जो पहले ही लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें नहीं टच हुए थे, उनको भी इंक्लूडेड करना था। उस वजह से ये एक्ट लाना पड़ा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें और क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए। बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे एयर एक्ट वाले हो गए, जो वाटर एक्ट वाले, वो अलग अलग तो काम करते होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी, लेकिन इस एक्ट के अंडर सबको क्या किया जाए, कोऑर्डिनेशन की जाए उनकी। वो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि तभी हो पाएगा कि एक बड़ी कोई बॉडी होगी उसके अंडर सारी चीज़ें आती होंगी, इसीलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इस एक्ट में क्या है कि कौन सी अथॉरिटी बनानी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, वो भी डिसाइड किया गया है। क्या पनिशमेंट देनी है अगर कोई इन्वायरमेंट को एंडेंजर्ड करता है, ख़तरे में डालता है, सेफ्टी को ख़तरे में डालता है, तो वो भी प्रोविज़न जो हैं इस एक्ट में रखे गए हैं। तो रेलिवेंट लीगल प्रोविज़न ऑफ द एक्ट ईपी एक्ट 1986, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कभी क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अगर वो आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन कौन सी सेक्शन में है। तो इन्वायरमेंट की सेक्शन में है सेक्शन 2A, यहाँ पर ए और ये सेक्शन ऊपर दी हुई। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जो है इस एक्ट में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, वो है आती है 2A के अंदर, सेक्शन 2A के अंदर, जिसमें ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है वाटर, एयर, लैंड, और इनका रिलेशनशिप किसके साथ, चाहे ह्यूमन के साथ हो, अदर लिविंग क्रिएचर के साथ हो, प्लांट्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, प्रॉपर्टी के साथ। तो उनका वाटर, एयर वगैरह का रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग के साथ और बाकी जो है लिविंग क्रिएचर हैं उनके साथ है, उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। ये डिफाइन किया गया है। और 2A में और 2B में क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट आता है कि किसी तरह का भी सॉलिड, लिक्विड या गैसीय सब्सटेंस जो इतनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है कि वो इंजरियस होता है इन्वायरमेंट के लिए, सराउंडिंग में वो इंजरियस होता है, तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। तो कभी ये भी हो सकता है, पोल्यूशन और पोल्यूटेंट में भी फ़र्क है। पोल्यूटेंट वो सब्सटेंस होता है जो पोल्यूशन काज करता है, तो वो 2B में है, सेक्शन 2B में ये पोल्यूटेंट। और अगर पोल्यूशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, वो 2C में है, सेक्शन 2C में, जिसमें क्या मतलब है कि जब इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। तो इसके अलावा हैज़र्डस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जिनका क्या केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हो कि जो नुकसान पहुंचा रही हो ह्यूमन की हेल्थ को, ह्यूमन बीइंग को, बाकी लिविंग जो क्रिएचर्स हैं, चाहे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी सराउंडिंग को, अगर वो बुरा हार्म पहुंचा रहे हैं, बुरा असर डाल रहा है, जो कोई सब्सटेंस जिसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि वो हेल्थ पर या बाकी चीज़ों पर असर डालता है, बुरा असर डालता है, तो उसको बोलेंगे हैज़र्डस सब्सटेंस। तो ये सेक्शन 2D में आता है। और E में आता है ओकोपायर। ओकोपायर वो हो गया जो ऑनर होता है, जो पर्सन क्या करता है, कंट्रोल करता है किसी फैक्ट्री को या इंडस्ट्रीज़ को और इन चीज़ों से जहाँ से कोई पोल्यूटेंट सब्सटेंस जा निकल सकते हैं या कुछ, तो उसको, उस ऑनर को या वो जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ओकोपायर, और वो आता है सेक्शन 2E में। तो पावर ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिया हुआ है सेक्शन 3 में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट को किस तरीके से और इम्प्रूव करेंगे, वो सेक्शन 3 में आता है। पहले सेक्शन 2 में पढ़ा आपने A B C D E, तो अब है तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के मेज़र ले सकती है कि क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो उसके लिए, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोका जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो सारे मेज़र ले सकती है इन चीज़ों को। दूसरे नंबर पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन करा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, अलग अलग जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ, उनके ऑफिसर्स के साथ, अथॉरिटी के साथ, उनका कोऑर्डिनेशन कराना भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के अंडर आता है। इसके अलावा बहुत सारी प्लानिंग और नेशन वाइड प्रोग्राम चला सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि प्रिवेंशन की जाए और कंट्रोल किया जाए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड
ले कर सकती है इन्वायरमेंटल क्वालिटी के लिए, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए। और फिर क्या कर सकती है कि क्योंकि ये जैसे हम इसमें हम जैसे एग्जांपल ले लें कि ये अगर ये कोई वाटर है और उसमें क्लोरीन की कितनी ppm में या वो कितने मात्रा में चाहिए, अगर उसमें अगर क्लोराइड ज़्यादा है, उस अमाउंट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो उस स्टैंडर्ड को वो नहीं फॉलो करता। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि उसको मानेंगे हम कि ये गलत है, मतलब वो क्वालिटी उसको वो स्टैंडर्ड जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ले करती है, बताती है, रखती है। इसके अलावा कि कौन सी फैक्ट्री कितना एमिशन करेगी, वो स्टैंडर्ड्स भी जो हैं, कोई इंडस्ट्री कोई भी चीज़ है कितना एमिशन होना चाहिए ये वो भी सेट करती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है, वो कितना एमिट, कितने टन एमिट होना चाहिए, तो उसको स्टैंडर्ड को भी क्या करेगी, गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है। या इसमें एक एग्जांपल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे इन्वायरमेंटल जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो जो साइलेंस जोन होते हैं उसके लिए अलग होता है कि उसमें होता है 40 से 50 जो डेसिबल है उसके अंदर आता है, कि दिन में वो 50 डेसिबल तक हो सकता है और रात के टाइम 40 डेसिबल तक होना चाहिए। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के एरियाज़ के लिए अलग नॉइज़ के स्टैंडर्ड होते हैं, बाकी वालों के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो भी कौन ले करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी पावर होती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की और क्या पावर होती है कि किस एरियाज़ में इंडस्ट्री लगेगी और किस एरिया में नहीं लगेगी, कहाँ पर, तो उस तरह के जो हैं वो क्या क्या सेफ गार्ड्स चाहिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा अगर किसी तरह को कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा है तो किस तरह के सेफ गार्ड की ज़रूरत है, रेमीडियल की ज़रूरत है, मेज़र की एक्सीडेंट से बचने के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है उसको भी। इसके अलावा क्या करती है कि अगर हैंडलिंग कोई हैज़ार्डस सब्सटेंस है जिसकी वजह से ख़तरा है उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जो है जो बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकती है, मटेरियल कैसा बन सक रहा है, इंडस्ट्री में सब्सटेंस क्या हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है नहीं किसी भी इंडस्ट्री की वजह से, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई पोल्यूशन वगैरह हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है किसी भी प्रेमिसेस में आकर, प्लांट में आकर, इंडस्ट्री में आकर, उसकी इक्विपमेंट क्या लगी हुई है इंडस्ट्रीज में, मशीनरी क्या लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या चल रहा है, कौन सा मटेरियल सब्सटेंस बन रहा है अंदर, और वो डायरेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ों को एग्जामिन कर सकती है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, किसी भी इंडस्ट्री में आकर इंस्पेक्शन कर सकती है। इसके अलावा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज़ भी जो है वो सेट कर सकती है, या कोई इंस्टीट्यूशन सेट कर सकती है जहाँ पर कि वो क्या कर सकें कि किसी तरह के जो इन्वायरमेंट के जो प्रोसेस चल रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में उनको स्टडी कर सकें उसके लिए, और वहाँ के जो सराउंडिंग है या उसकी क्या जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करने के लिए लेबॉर्ट्रीज़ और इंस्टीट्यूशन को भी सेट कर सकती है जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या कर सकती है कि कोई भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई सैंपल वगैरह या कुछ हैं उनके मैटर वगैरह या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उनकी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कलेक्ट कर सकती है। और गवर्नमेंट और क्या कर सकती है कि कोड्स गाइडलाइन वगैरह भी सेट कर सकती है कि ताकि प्रिवेंशन की जाए, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन को या फिर कंट्रोल किया जा सके। तो इसके अलावा क्या आता है, पावर टू गिव डायरेक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं कि वो क्या कर सकें हैं उसमें कि डायरेक्शन दे सकें कि किस पर्सन को क्या करना है, अथॉरिटी को क्या करना है। तो इसमें कि गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि किसी भी ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको बंद कर सकती है, या रेगुलेट कर सकती है प्रोसेस, या उसको ऑपरेशन को पूरे तरीके से बंद भी कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई भी बंद कर सकती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर की सप्लाई किसी इंडस्ट्री में, उसको भी बंद कर सकती है। तो रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन,
कुछ रूल्स हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रेगुलेट कैसे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कुछ रूल बनाए जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर वाटर सॉइल वेरीज। तो इसमें कुछ एयर के, वाटर के, सॉइल के कुछ स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। एक चीज़ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही एमिशंस और ऑपरेशंस होने चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। अगर वो स्टैंडर्ड को वायलेट करती है इंडस्ट्री वगैरह, उसको बंद किया जा सकता है। इसके अलावा कितनी लिमिट अलो की जाएगी ये कि इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट जैसे कार्बन कितना टन निकल सकता है, या वो भी डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा किसी भी जो हैज़र्डस सब्सटेंस है उसकी हैंडलिंग करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और उसके अलावा क्या है, प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कैरी ऑन प्रोसेस इन ऑपरेशन डिफरेंट एरियाज़। तो अलग अलग एरियाज़ में कहाँ इंडस्ट्री लगेगी और किस तरह का प्रोसेस करेगी, वो रूल्स और रेगुलेशन भी जो है वो सेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसमें कि जैसे शहर के पास अगर कोई इंडस्ट्री लगेगी तो वो उसकी चिमनी बड़ी होनी चाहिए, ये और बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, और ख़ासकर वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ वैसे शहर वगैरह से दूर लगनी चाहिए, किस एरिया में लगाना चाहिए, वो चीज़ें भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा सेफ़ गार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो सकता है तो किस तरह के सेफ़ गार्ड जो होने चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आग लगने का ख़तरा है तो वहाँ पर उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, ये वहाँ पर और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, डोर वगैरह, ताकि उस वहाँ से आसानी से निकला जा सके। तो वो होना चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम सारा होना चाहिए। और हालांकि जैसे पहले ही हमने पढ़ा कि नाइस अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी गवर्नमेंट ने ही बनाए हुए हैं रूल एंड रेगुलेशन कि भाई कमर्शियल एरिया में जो है लोग हैं उसके लिए अलग रूल्स हैं, या रूरल एरिया में अलग हैं, या जहाँ मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में अलग से हैं, साइलेंस जोन के लिए अलग अलग हैं, तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके अलावा सेक्शन 7 में क्या आता है कि कोई भी पर्सन कैरिंग इंडस्ट्री ऑपरेशन प्रोसेस शैल डिस्चार्ज, कि कोई भी पर्सन जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता ज़्यादा, स्टैंडर्ड जितने रखे गए हैं उससे ज़्यादा, उससे एक्सेस में वो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। वो सेक्शन 7 में आता है, कोई भी पर्सन। और सेक्शन 8 में क्या आता है कि हैज़ार्डस सब्सटेंस को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सेक्शन 8 में आता है। क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जनरली जो है उनको वो आता है, उसके स्टैंडर्ड को रिलेटेड आता है सेक्शन 7 में। और हैज़ार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग के लिए जो है कि उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो आता है सेक्शन 8 में। इसके अलावा सेक्शन 15 में जो है वो पेनल्टीज़ कौन कौन सी दे सकते हैं, वो सेक्शन 15 में आता है। और इसमें क्या है कि कुछ रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाई हैं कि क्या क्या जो सज़ा मिल सकती है अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट किया जाता है। तो इसमें एक है कि 5 ईयर्स तक की जो है सज़ा मिल सकती है अगर रूल को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, और साथ ही साथ या फिर 1 लाख रुपीज़ का जो पेनल्टी उनको डाल सकते हैं। और ये चीज़ एक है कि जो पेनल्टी या 5 ईयर लग सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, 5 साल की सज़ा भी होगी और 1 लाख की पेनल्टी भी पड़ सकती है, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर वो ये कॉन्टीन्यूसली वायलेट करते जाते हैं नोटिस देने के बाद भी, क्या ये तो उसको क्या जो उसका फ़ाइन है 1 लाख का वो बढ़ता जाता है, और 5000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बढ़ता जाता है। जितने देर वो करता रहेगा हर दिन 5000 रुपया उसको और ज़्यादा देना पड़ेगा जितनी देर अगर वो रूल वायलेट करेगा तो। इसके अलावा अगर 1 साल तक वो क्या करता है, फेलियर हो जाता है वो 1 साल तक, और वो कन्विक्ट है, तो डेट ऑफ कन्विक्शन से तब अगर 1 साल तक वो रूल को ब्रेक करता रहता है और वो वहाँ पर पेश नहीं होता, वहाँ पर जो उसको सज़ा दी जाती है वो नहीं होता, तो उसकी सज़ा बढ़ा कर क्या की जा सकती है, 7 ईयर्स तक भी की जा सकती है। तो ऐसे तो 5 साल की सज़ा होती है और 1 लाख का जुर्माना, जबकि अगर वो लगातार 1 साल तक नहीं सुनता बात, वो फॉलो नहीं करता जो उसको मिली है, तो उसकी जो सज़ा है वो बढ़ाकर 7 ईयर तक भी हो सकती है। अब आता है कि
सेक्शन 16 में क्या मेंशन है कि जो भी पर्सन, कौन पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको मान सकते हैं कि ये इसने ऑफेंस किया, ये ऑफेंडर है, तो वो उसको मानते हैं ऑफेंडर जो डायरेक्टली चार्ज होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंपनी का या इंडस्ट्री का, उसके अंडर अगर वो चल रहा होता है या कोई बिज़नेस चल रहा होता है, उसको मानते हैं गिल्टी मानते हैं और उसके हिसाब से फिर पनिशमेंट मिलती है। ये अंडर सेक्शन 16 में आता है कि कौन पर्सन होगा जिसको ऑफेंडर माना जाएगा। तो वो जो डायरेक्टली चार्ज होता है उस कंपनी का या इंडस्ट्री का, तो उसको मानते हैं ऑफेंडर। इसके अलावा ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से भी ये किसको माना जाता है, ये सेक्शन 17 में आता है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उसको गिल्टी माना जाता है और उसको पनिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी उसको जो उसने किया है गुनाह, जो गलती की है उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है, पनिशमेंट की जाती है। लेकिन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एक केस में उसको सज़ा नहीं मिल सकती अगर वो प्रूव कर देता है कि ये ऑफेंस उसने जो नहीं किया है, ये उसके नॉलेज में नहीं था ये जो ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में उसको जो है वो सज़ा नहीं होगी। ये उसको एक पावर या राइट दिया हुआ है कि अगर उसकी नॉलेज के बाहर होता है कुछ, तो फिर उसको ये सज़ा से वो बच सकता है। इसके अलावा कि इफ़ द ऑफेंस इज़ प्रूव टू हैव बीन कमिटेड विद द कंसेंट, और अगर ये मान लिया जाता है कि ऑफेंस जो है वो कंसेंट की वजह से हुआ है पर्सन और नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो उस केस में कोई भी पर्सन है, चाहे वो एचओडी के बगैर भी कोई और भी अगर पर्सन है जो उस समय चार्जड था और उसके नॉलेज में था एचओडी को छोड़कर भी, तो उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है, उसी को गिल्टी माना जा सकता है अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या उसकी नॉलेज में की वजह से हुआ है। तो इसके अलावा सेक्शन 19 कहता है कि स्टेट जो है वो कोर्ट जो है वो ऐसे नोटिस नहीं देता डायरेक्टली, कब तक, जब तक कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो है वो उसके बिहाफ ऑफ जो है वो शिकायत ना आए, एक बात। और दूसरे नंबर पर क्या होता है कि जो पर्सन नोटिस देता है तब तक कोर्ट एक्शन नहीं लेता जब तक 60 डेज से कम, मतलब नॉट लेस देन 60 डेज, कि किसी भी पर्सन को अगर किसी तरीके से कोई करनी है तो उसमें 60 दिन तक क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि अगर उस पर्सन को हम गलती मानते भी हैं तो कोर्ट तब तक सजा जा वो नहीं देगा जब तक कि उसको 60 दिनों का नोटिस ना दे। पहले उसको 60 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा और फिर उसको भी प्रूव करना पड़ेगा वो गलत है या नहीं, उसके बाद उसको सज़ा फिर मिलेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सेक्शन 19 में आता है। और दूसरे नंबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ रोल होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे शिकायत आई है तो तब जाकर कोर्ट इसको कंसीडर करता है, और दूसरे नंबर पर 60 दिन का वो नोटिस देना पड़ता है। तो लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन 21 में, कि इसमें आता है कि कौन से मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करता है अथॉरिटी जो है सेक्शन, ये जो 3 टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, कि कौन से लोगों को जो हैं वो मेंबर होंगे आर्टिकल के अंडर, कौन सी एम्प्लॉइज़ होंगे, कौन से लोग होंगे जो इस जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो अथॉरिटी होगी वो कौन होगी, वो डिसाइड होता है सेक्शन 21 में कि कौन सी अथॉरिटी है वो किस तरीके से बनानी है, कौन है वो सेक्शन 21 में आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। थैंक यू।